गुड मॉर्निंग। पार्ट हमारा दूसरा चल रहा है, लाख की चूड़ियाँ। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ, ये हमने पुरानी बुक में से पढ़ा था। आज हम नई बुक वसंत भाग 3 की बुक में से पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है लाख की चूड़ियाँ। पार्ट का क्या नाम है? लाख की चूड़ियाँ। पुरानी बुक में हमने यहाँ छोड़ा था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आम की फसल, कहाँ से? अब इसमें ये रहा आम की फसल, पेज नंबर 9 पे। लेकिन इस पार्ट में क्या है, मैं एक बार वापस संक्षिप्त में बता देती हूँ आपको कि लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक है कामता नाथ। कौन है? कामता नाथ। इस कहानी में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जिन्हें गांव व आसपास के गांवों की लगभग सभी औरतें खरीदकर पहनती थी। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जहाँ ग्रामीण औरतें अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी, वहीं बदलू की लाख की चूड़ियाँ बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो चुका था, या बंद हो जाने के कारण वह बेरोजगार हो गया था। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है इस पाठ के अंदर। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। किसको? लेखक को। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए, बेच दी। कहाँ से खिलाता? अब कहाँ से खिलाता मतलब उसकी बेरोजगार हो गया, उसके कुटीर उद्योग बंद हो गया। सब आजकल मशीनीकरण होने के कारण काफ़ी कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ है। ये काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए उन्होंने अपनी गाय बेच दी। इतने में रज्जो अपनी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया यानी टोकरी, टोकरी के अंदर आम भरकर ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा लेता। बखत यानी वक्त, टाइम। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, यानी जो पके हुए ज़्यादा हो वो देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही खौब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी उसे जो सौदा किया उसने नहीं दिया तो कहा नहीं, बस शहर से ही लेके आ जाओ, वो चूड़ियाँ आपको सस्ते में मिल जाएगी। मैं तो इसकी मुँह मांगी रकम ही लूँगा, आपको लेनी हो तो लो, भली मत लो, मुझे कोई मतलब नहीं। आप सस्ती चीज़ें मार्केट से लेके आ जाओ।
ये अपनी चैप्टर ख़त्म हो गया आज। इसके प्रश्न उत्तर वगैरह सब कंप्लीट आपको करके कॉपी चेक करवानी है। इसके कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे हमारे, सिर्फ भाषा अनुमान और कल्पना वाले दिए थे मैंने आपको, बाकी सब करने हैं आपको। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर सुन लो। बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि एक और वहां जाकर उसका मन लग जाता था, वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाला बदलू मनियार से लाख की रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थी जो उसे बहुत प्रिय थी। बदलू लेखक को आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम तथा दूध की मलाई खिलाता था, साथ ही एक दो गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। ओके, फिर दूसरा प्रश्न दूसरा, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर सुनो। आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु देना। यह वस्तु लेन देन की प्रणाली हमारे देश में प्राचीन समय में प्रचलित थी। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति में बहुत अधिक बदलाव आ गया। इस पद्धति को जारी रखने के लिए अनेक वस्तुओं का संग्रह करना जहाँ कठिन है, वहीं आवश्यकता के अनुरूप लेने वाले व्यक्ति को खोजना मुश्किल। इसलिए वर्तमान में वस्तु विनिमय पद्धति बनाए रखना संभव नहीं है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है पैसा देकर वस्तु खरीदना। वस्तु विनिमय खत्म हो गया, ये पुरानी पद्धति थी। ये वस्तु के बदले वस्तु, यानी घरों में ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता था, इसलिए ये पद्धति खत्म हो गई है। अब हम पैसे देकर वस्तु को खरीद लेते हैं, ज़रूरत हो जितनी। तीसरा है, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे मृत प्राय हो गए, यानी मर चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योगों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होते हैं, यानी मशीनों से बनते हैं। इनका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए। काम धंधे बंद हो जाने के कारण अनेक लोगों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए। वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए, अर्थात बेकार की वस्तु बन कर रह गए। लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है। चौथा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू लाख की चूड़ी बनाने वाला एक कुशल मनिहार था। उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ उस गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों की भी औरतें खुश होकर पहनती थी। समय बीतता गया, उसके गांव की महिलाएं ने मशीनों से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें सुंदरता और चमक दमक अपेक्षाकृत अच्छी थी, जिसके कारण उसकी बनाई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया। परिणाम स्वरूप यह कुशल कारीगर अब गांव की हर कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने आप में विवश होकर रह गया। उसकी यह मन की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। फिर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियाँ की पूछ न के बराबर रह गई। परिणाम स्वरूप उसका प्रेतक धंधा बंद हो गया और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार व अशक्त व कुंठित हो गया था। ओके, ये 5 क्वेश्चन। अब है कहानी से आगे। आपने मेले बाजार ये अपना मन से करना, दोनों क्वेश्चन मन से करना। फिर भाषा की बात है। भाषा की बात,
बदलू को किस बात से चिढ़ थी कि कांच की चूड़ियों से बदलू स्वयं कहता, तो जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती वह लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू को दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से व्यथा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझ कर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ को व्याख्या करके लिखिए। व्यंग्य वाक्य, अब सुनो इसको ताकि आप कॉपी में कर सको। शहर की बात है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। अर्थ, शहर और गांव की परंपरा रीति रिवाज में बहुत अंतर होता है। शहर की परंपरा और रीति रिवाज में जहाँ खुलापन होता है, वहीं गांव की परंपरा और रीति रिवाज मर्यादित होते हैं। इसका प्रमुख कारण है शिक्षा और पिछड़ेपन का होना होता है। फिर है दूसरा, लाख की चूड़ियों को पहनने में तो मोच ना आ जाए, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, उन्हें व्यंग्य किया है। अर्थ इसका देखो, लाख की बनी चूड़ियाँ मजबूत और ठोस होती है। वे चूड़ियाँ हाथों में पहनने पर भारी प्रतीत होती है, मतलब भारी लगता है हाथ, जबकि कांच की चूड़ियाँ अपेक्षाकृत हल्की होती है। शहर की महिलाओं की कलाई ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा नाजुक होती है, इसलिए वे लाख की चूड़ियों का भार नहीं सह सकती। और तीसरा व्यंग्य है, मशीनी युग है न लल्ला, यह लल्ला मशीनी युग है न लल्ला, आजकल सब कामकाज मशीनों से होता है। अर्थ है, आज मशीनों का ज़माना है, इसलिए लोग सभी काम मशीनों से करना और करवाना पसंद करते हैं और मशीनों के द्वारा बनी चीज़ों को पहनने में ही शौक़ रखते हैं। इससे दूसरे कारीगर लोगों का जीवन कितना प्रभावित होता है, इसकी चिंता कोई नहीं करता। फिर है इसका चौथा व्यंग्य, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। ये भी अभी पढ़ेंगे। कहाँ से खिलाता, बदलते ज़माने में लाख कांच की चूड़ियों के सामने लाख की चूड़ियाँ खरीदना और पहनना अब कोई पसंद नहीं करता। धंधा बंद हो जाने से खुद के खाने की समस्या हो गई, तो ऐसी स्थिति में गाय को कहाँ से पालें और कहाँ से खिलाएं, उनकी कहाँ से रक्षा करें, कहाँ उनका देखभाल कर सकते हैं। ओके, ये हो गए इनके। फिर ये 2 खुद ढूंढो और करो। अब इसमें क्या है कि बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। ख है जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जान वाली संज्ञा। भाववाचक में जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु इसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। अब इसमें तीनों लिखना है आपको। भाववाचक कौन सी है संज्ञा, जातिवाचक कौन सी है और ये व्यक्तिवाचक कौन सी है। अब देखो, व्यक्तिवाचक मैं बता ही देती हूँ। व्यक्तिवाचक बदलू, नीम, जनार्दन, रजो और लाख आदि। जातिवाचक में मामा, गांव, आदमी, बच्चे, गोलियां, मकान, वृक्ष, चौखट, सलाख, चूड़ियाँ, मचिया, हुक्का, अनाज, घरवाली, मर्द, पगड़ी, गाय, आम, स्कूल, दूध, लड़की, मशीन, लल्ला, पेड़, जमींदार, शहर आदि। और भाववाचक में पढ़ाई, मोच, रुचि, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता, जिद्द, महत्व, व्यक्तित्व आदि। फिर गांव की बोली गई। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय और बखत यानी उम्र, वक्त समय को भगत, अच्छा हाँ, वक्त समय को भगत और उम्र को आयु को उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है और अर्थ में नहीं। यानी देखो, इसने वक्त को भगत बोला था और उम्र को आयु, उम्र बोला। तो जैसे मर्द, बदले हुए रूप और शब्द मैं बता देती हूँ आपको। देखो, बदले रूप वाले शब्द और मूल शब्द। मर्द होता है, बखत वक्त होता है, अंजुली यानी अंजलि, उम्र। ओके, अब इसके शब्दार्थ भी करने हैं आपको।
ये पार्ट 2 हमारा पूरा हो गया है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर करके सोम और गुरुवार को आपको कॉपी चेक करवानी है। पार्ट 2 के सभी प्रश्न उत्तर कर आपको कॉपी चेक करवानी है।